चर्चा है और आज इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए, क्योंकि आज राजनीति के साथ ही साथ मिथिलांचल क्षेत्र में क्या स्थायी समस्या है, मुद्दे क्या हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इसी के साथ अब मैं अगले मेहमान को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, सूरज कुमार, जो कि ABVP के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सूरज कुमार का। और अब सम्मानित करने का सिलसिला भी चूंकि लगातार जारी है, तो मैं अब मंच पर आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही हमारे सहयोगी दीपक शर्मा भी इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले सम्मानित करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सूरज कुमार, जो कि ABVP के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी में लगातार छात्रों के मुद्दे के साथ सामने आते रहे हैं, जनता के बीच जाकर उनके समर्थन में अपनी बातों को रखते रहे हैं। आज कशिश के इस मंच से भी अपनी बातें जनता तक पहुंचाएंगे, छात्रों तक पहुंचाएंगे। और मैं चाहूंगी दीपक शर्मा इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद रश्मि। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी आपका हमारे इस बिहार मंथन दरभंगा स्पेशल कॉन्क्लेव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी वरीय नेता हैं, छात्र नेता हैं, उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कशिश न्यूज़ नेटवर्क के आप सभी जो हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। जिस समय सत्यपाल मलिक जी राज्यपाल थे और पहला छात्र संघ चुनाव उन्होंने ही शुरू किया था 2018 में, तो मैं उस समय विद्यार्थी परिषद में काम करता था। और पहली बार उस समय मैं ग्रेजुएशन का छात्र था और पहली बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय सेंट्रल पैनल में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीत करके। और चूँकि विश्वविद्यालय का दायरा बहुत बड़ा है, 4 जिला में फैला हुआ है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, कुल 43 कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं, BEd कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सभी मिला करके तो एक दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसका प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्तमान में इस चुनाव में जो युवा हैं उनका जो प्रतिनिधि के प्रति या प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिनिधि के बारे में जिस प्रकार से 1990 से 2005 के दशक तक सरकार जो रही थी, जिसको अभी हमसे पूर्व जो भी हमारे अतिथि आए थे वो बता रहे थे कि जंगल राज तो अभी क्या है। एक छात्र नेता अपने आप को बताए थे, लेकिन यहाँ से अभी चले गए हैं, उनको सुनना चाहिए था, चूँकि आने वाले समय में हम लोग भी क्या। तो छात्र या युवा जो हैं अपने प्रतिनिधि के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। जो सरकार 2005 के बाद जब NDA सरकार आई और 1990 से 5 के बीच जो सरकार रही, जिसे जंगल राज की सरकार कहते हैं, उसमें क्या क्या बिहार में हुआ, कितने घटनाएं हुए, क्या सब हुए, वो उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो कोई अनभिज्ञ नहीं है जी। और जब NDA सरकार आई बिहार में तो जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उससे भी कोई अनभिज्ञ नहीं है। यहाँ है सभी अपने अपने दल के लिए काम करते हैं। मैं भी अभी युवा मोर्चा में जिला का महामंत्री हूँ, मेरा भी दायित्व है। मैं सभी अपने अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर NDA सरकार ने सही कार्य किए तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी दूसरे पार्टी से हैं और सरकार की जो विकासात्मक कार्य है, सरकार ने जिन जिन मुद्दों पे विकास किया है उसके बारे में हम उल्टा कहें या उसको हम भूल जाएं। जो विकास के कार्य हुए हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। आज बिहार में रोड नेटवर्क से लेकर के शिक्षा को लेकर के, पहले आप ही बताइए, यहाँ मिथिलांचल के बहुत सारे अभी यहाँ लोग हैं, आपके मीडिया चैनल के भी कुछ लोग थे मिथिलांचल से हैं। आप पहले पटना जाते थे तो 8 घंटा लगेगा या 12 घंटा, इसका कोई समय का ठिकाना नहीं रहता था।
लेकिन अभी आप दरभंगा से पटना अगर अपनी गाड़ी से जाते हैं तो 2 से ढाई घंटा मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम अगर बस पकड़ के जाते हैं तो 3 घंटा मैक्सिमम हो गया। ये तो बदलाव तो हुई है एनडीए सरकार में ही। तो इसके लिए युवा तो क्या है कि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल में जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, तो यहाँ विपक्षी पार्टियाँ उसको लेकर के खुशी मना रहे थे कि आने वाले समय में भारत का भी न्यू जनरेशन है वो इसी और यहाँ तो विपक्ष के हम बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे लोगों का फेसबुक पोस्ट देख रहे थे कि आने वाले समय में भारत में भी ऐसी घटना। लेकिन अभी का जो युवा वर्ग है बिल्कुल ही इस सब को नकार रही है और आने वाले समय में भी आप देखिएगा, अभी 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, एनडीए पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। किस आधार पे? चूंकि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आप मिथिला रीजन की बात कीजिए, मिथिला का हृदय स्थली दरभंगा को कहा जाता है। आज दरभंगा में केंद्र सरकार ने एम्स दिए, आज दरभंगा में केंद्र सरकार ने हवाई अड्डा दिए, आज दरभंगा में तारामंडल है, आज दरभंगा में मिथिला मखाना बोर्ड का गठन होने जा रहा है, मखाना सेंटर। नहीं, देखिए 12-14 करोड़ की आबादी में 2-4 एयरपोर्ट हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं है। हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि क्या आपने विश्वविद्यालय में सत्र सही समय पर चल रहा है इसके लिए आंदोलन नहीं किया, और आज भी जो छात्र संघ के सदस्य हैं या जो छात्र युवा हैं वो इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या बदला बताइए। आपको अगर जानकारी होगी, आप पूरे बिहार में अगर सेशन की बात करेंगे तो मिथिला विश्वविद्यालय का सेशन सबसे आगे है। पटना विश्वविद्यालय, जब मैं 2018 में छात्र संघ अध्यक्ष बना था, मार्च महीने में चुनाव हुआ था और याद है मुझे 26 मार्च को रिजल्ट आया था, 26 मार्च को ही इलेक्शन हुआ था। सबसे पहला प्राथमिकता था सत्र नियमित का, और उस समय के हमारे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिंह साहब, लखनऊ से आए हुए थे, और उन्होंने सत्र नियमित पे पहला काम किया, जिसके लिए राजभवन ने विश्वविद्यालय की सराहना भी की कि मिथिला विश्वविद्यालय, और उस सेशन में हमारा विश्वविद्यालय बिहार के नंबर 1 विश्वविद्यालय में आया सत्र नियमित के मामले में। और आज उसी के कारण 4 बार से बिहार राज्य बीएड का जो परीक्षा होता है वो 4 बार से मिथिला यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी पर राजभवन को भी विश्वास है कि सही समय पे सुचारू तरीके से ये परीक्षा संपन्न करवाती है, तब जाकर के आगे उसका मतलब आपने विश्वविद्यालय की व्यवस्था को बेहतर स्थिति में लाने में अपनी भूमिका निभाई और आज भी वो व्यवस्था बरकरार है। बिल्कुल। इसी आधार पे आप एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं कि उसने जो व्यवस्था बहाल की है उसे बेहतर किया जा रहा है और आने वाले समय में वो और बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल। देखिए, कोई जो अगर नासूर कोई चीज़ बन जाता है, जो 1990 से 2005 तक का जिसको जंगल राज कहते हैं, अगर वो व्यवस्था चरमराई थी, सुधार होने में टाइम लगेगा। अगर किन्हीं को कोई चीज़ की समस्या है, अगर इलाज ही कोई बीमारी का आप करवाने जाइएगा तो डॉक्टर दवा देता है कि डॉक्टर सलाह देता है कि अच्छा अभी हम इसको ठीक कर देते हैं, फिलहाल आप इसका होम्योपैथिक इलाज करवाइए, हो सकता है 5 साल 10 साल में ये पूरे तरीके से जड़ से समाप्त हो जाए। तो अभी एनडीए सरकार वही कर रही है, होम्योपैथिक इलाज हो रहा है, और धीरे धीरे आने वाला जो समय है, व्यवस्था एक बार में नहीं सुधारी जा सकती है, आने वाला जो समय है निश्चित ही एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी और बेहतर तरीके से फिर विकास का कार्य किया जाएगा बिहार में, और जो भी व्यवस्था है उसमें सुधार लाएगी जाएगी। लेकिन एक नेता तो दावा कर रहे हैं ना कि हमारी सरकार बनी तो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। आप एक चीज़ बताइए, हम सभी लोग पढ़ते हैं, हम युवा हैं, बिहार का कुल बजट कितना है? शायद 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख करोड़ के आसपास, 2,61,000 करोड़ के आसपास। अब जिस प्रकार वो बता रहे हैं तो वो पता नहीं पढ़ के बता रहे हैं। अगर वो सही से पढ़े रहते कि जितना हमारा बिहार का बजट है उसमें पेंशन में जाता है, अन्य मदों में भुगतान किया जाता है। सुनिए, वो तो आप ये भी सुन लीजिए ना कि वो ये भी कह रहे हैं कि जिस नेता ने कहा था कि इतनी नौकरियों के लिए कहाँ से पैसा लाओगे अपने बाप के घर से, वो नेता आज लाखों की संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति जो उन्होंने की है उसका भी श्रेय ले रहे हैं। नहीं, श्रेय लेना नहीं, उस समय सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने, और ये नीतीश कुमार जी का योजना था जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, ये उनकी योजना थी और उन्होंने दिया, और श्रेय ले रहे हैं। श्रेय लेने में अगर उन्होंने किया है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए कार्य किया है तो श्रेय क्या है? उसमें जो हमारे विरोधी हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनको भी श्रेय देना चाहिए। उन्होंने अच्छा काम किया है तो श्रेय देने में क्या दिक्कत है?
ये बताइए कि पार्टी को लेकर ये खींचतान मची है, इससे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर असर पड़ता है कि आप एक नेता नहीं चुन पा रहे हैं हमारे क्षेत्र से? इतने सारे नेता हैं क्या? कहाँ नेता नहीं, सभी का चुनाव तो हो गया। आप देख रहे हैं भाजपा ने अपने सभी 71 कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया है, जो बचे हुए उनका भी होने वाला है। जेडीयू ने भी जारी किया। एनडीए में कहीं कोई खींचातानी नहीं नेता के लिए, नेता तो हमारे यहाँ बहुत है और सभी लोग। ये मोटे मोटे तौर पर आपने पूरे बिहार की जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों की बात कर ली और मिथिला यूनिवर्सिटी की आपने बात की, सकारात्मक बात रही। हम ये समझना चाहते हैं कि और जो मतदाता हैं, जो ठेला खोमचा लगाते हैं, दुकान चलाते हैं, रोजगार करते हैं, तालाबों पे जिनकी आजीविका है, क्या उनके लिए व्यवस्था हो रही है? सरकार ने उद्यमी योजना, स्टार्टअप योजना के माध्यम से बहुत सारे मिथिला क्षेत्र में धरातल पर वो उसका असर दिख धरातल रहा पे है। आप जाइएगा, बहुत सारे हमारे जो आप ये बताए हैं कि ठेला लगाते हैं या जो नाश्ता का दुकान लगाते हैं, उन्होंने भी उद्यमी योजना का लाभ उठाया है। महिलाएं जीविका के माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम, अभी जीविका के माध्यम से सभी महिलाएं स्वावलंबी हो रही है। पूछ रहे हैं ना क्योंकि विरोधी नेता कह रहे हैं खटारा सरकार हो गई है, बहुत दिन से खींच के अब चल खटारा रही है। सरकार, बिहार के जनता तो ऐसा नहीं करे, विरोधी नेता कह रहे हैं ना, जनता नहीं ना कह रही है। जनता तो क्या कह रही है, वो तो आने वाले चुनाव, अभी तो अब 1 महीना भी नहीं बचा है, आने वाले चुनाव में बताएगी जनता। जनता को अगर लगेगी खटारा, ठीक, जनता तो नहीं कह रही है, नेता तो। समय ये है कि अब 1 महीना नहीं, आज के दिन शायद हम उस नेता का नाम भी जान जाएं जो शपथ ग्रहण करेगा, और संभावित तौर पर आप जो संभावना जता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही होंगे शपथ ग्रहण करने वाले, तो हम कामना करते हैं कि आप की संभावनाएं सही साबित हो। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपके मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपके लिए, आपके संगठन के लिए, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज कुमार आपका, जो कि एबीवीपी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को इस मंच के जरिए बताया। साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि आगे आने वाले दिनों में मिथिला यूनिवर्सिटी में, चाहे वो सेशन लेट का मुद्दा हो या फिर छात्रों से जुड़ा संघर्ष हो, उसे किस तरह से बदलाव के रास्ते पर ले जाया जाएगा।